नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। आड़ती हड़ताल पर हैं और हड़ताल का आज तीसरा दिन है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। आड़तियों की कई सारी मांगों के अंदर एक मांग यह भी है कि जो ई नेम सिस्टम है, जो कि ऑनलाइन सिस्टम है, जो कि वन नेशन वन मार्केट की दिशा में बढ़ता हुआ एक सिस्टम है, उस पर वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। लोकतंत्र है, विरोध करना किसी का भी अधिकार है, लेकिन विरोध के कारणों पर बहसें भी होनी चाहिए, उनके कारणों का अवलोकन और विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसीलिए हमारा बहुत बड़ा पैनल आज जुड़ा है, जो कि आड़तियों की मांगे जायज है या फिर नाजायज हैं। क्योंकि तकनीक है साहब, समय के साथ बदलती ही है, और उस बदलाव को स्वीकार कर बदलाव के साथ बदलना, यही प्रगतिशीलता का प्रतीक होता है। क्या इसमें समस्या है? क्या इसमें आड़तियों का नुकसान है या इसमें किसानों का नुकसान है? और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। बात कैसे करेगी आड़तियों से? और आमरण अनशन पर जाने का प्रस्ताव क्या और भी ज्यादा उग्र कर सकता है, इस पूरे के पूरे धरना प्रदर्शन को तीव्र कर सकता है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट पर नजर आप डालकर पूरे मुद्दे को एक बार बारीकी के साथ समझ लीजिए। हरियाणा में ई नाम पोर्टल को लेकर आड़तियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय बैठक करनाल अनाज मंडी में बुधवार सुबह 11 बजे हुई। बैठक में सभी जिला प्रधानों और राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। विचार विमर्श के बाद ऐलान किया गया कि मांगे पूरी नहीं होने पर 23 सितंबर से करनाल अनाज मंडी के स्टेज शेड में विभिन्न जिला प्रधानों और पदाधिकारियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। विभिन्न जिलों में आड़ती एसोसिएशन काले झंडे दिखाकर बाजार बंद करवाएंगे। इसके बाद सभी आड़तियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और अनाज मंडी के लिए कूच किया। अब एक बार आप जान लीजिए कि जिस मांग पर आड़ते विरोध कर रहे हैं, आखिर वो मांगे हैं क्या। सभी फसलें एमएसपी पर आड़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए। आड़तियों को पूरी 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। 2 सीजन से गेहूं पर 46 रुपए और धान पर 45 रुपए 80 पैसे दी जाती है, जबकि 51 रुपए बनती है। सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की इच्छा के अनुसार आड़ती या स्वयं उनके खाते में ही किया जाए। ई नेम प्रक्रिया मंडियों में लागू न की जाए। आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीदी की जाए। सरकार मार्केट और HRDF फीस घटाकर 1% करे। गेहूं सीजन 2020 की पेमेंट आड़तियों को वापस दी जाए। अब सवाल है कि आखिर अगर ये मांगे जायज हैं, तो सरकार इन्हें मानने को कोताही क्यों बरत रही है? और अगर ये मांगे नाजायज हैं, तो इन पर इतना हंगामा क्यों? क्या ये किसानों के हित और आड़तियों के नुकसान की बात है? अगर ऐसा है, तो इस पर ऐसा बीच का रास्ता कैसे निकले जिसमें सरकार की भी रह जाए और आड़तियों की भी, और इस बीच किसानों को किसी तरह का नुकसान भी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल आखिरकार यही बनता है कि मांगों को मानने के बाद भी एक संतुलन कैसे बनाया जाए। एक वर्ग का यह कहना है कि इसमें किसानों को सीधा फायदा है, और बीच में कमीशन खोरी को हटाने के लिए ई नेम प्रक्रिया जो है ये लेकर आई जा रही है, ताकि किसानों को जो बीच में पेमेंट लटकी रहने का खतरा रहता है वो ना हो और एक खुला बाजार उसे मिल जाए। इस दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है। दूसरी तरफ आड़ती वर्ग का यह कहना है कि आड़ती एक परंपरागत विश्वस्त संबंध होते हैं किसी भी किसान और जमींदार के साथ, जो कि बिना किसी शर्त के साल के किसी भी दिन उसके लिए तैयार रहता है अगर उसे किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या उधार की आवश्यकता होती है तो। बातें दोनों की सही है, लेकिन तकनीक और समय के साथ बदलती हुई नीतियों के हिसाब से कैसे चीजों में संतुलन बैठाकर उनसे आगे बढ़ा जाए, सवाल यहां पर आकर फंस जाता है, सवाल यहां पर आकर रुक जाता है। आड़तियों का कहना है कि सरकार से मांगे भी की गई, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज धरना दे रहे हैं। सारे प्रदेश के किसानों के आड़तियों का आज करनाल की तरफ कूच रहा। वहां पर धरना दिया गया और मुख्यमंत्री आवास को घेराव के लिए भी आड़ती आगे बढ़े। इतना तो तय है कि अगर सरकार और आड़तियों के बीच संवाद स्थापित नहीं हो पाता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो सकता है।
और जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है, सबसे पहले परिचय आप उनका जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं, राकेश गर्ग जी हमारे साथ हैं बतौर कांग्रेस प्रवक्ता, विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुशील यादव जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर रामस्वरूप पोटलिया जी हमारे साथ हैं जो कि कृषि मार्केट के एक्सपर्ट हैं, और रजनीश चौधरी जी हमारे साथ हैं जो कि आड़ती प्रधान हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। रजनीश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिन मांगों को लेकर आप आगे बढ़े हैं, सरकार सुनवाई पर लेकर क्या कुछ उनका स्टैंड है, और अभी आप आंदोलन को लेकर और आगे की क्या रणनीतियां बना रहे हैं? मांग पर मैं बाद में आऊंगा। रजनीश जी। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम पिछले 1.5 साल से सरकार को बोल रहे हैं कि हमारी जो ये आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं ये सब नए नए कानून, ये नहीं चलने वाले। लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमें कोई मुख्यमंत्री से हमने कई बार समय मांगा, उन्होंने हमें नहीं दिया। और परसों हमें जेपी दलाल जी हैं जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बुलाया था हमें बात करने के लिए, लेकिन मौके पर वो भी नहीं आए। तो इसलिए सरकार मेरे को नहीं लगता कि सीरियस है। ठीक है, मैं प्रवीण अत्रे जी से जवाब लेता हूं। प्रवीण जी, समाधान हो या ना हो एक बात है, लेकिन संवाद तो कम से कम स्थापित हो। किसानों की शिकायत है कि सीएम साहब से समय मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। जेपी दलाल जी बुलाते हैं लेकिन आते नहीं है, और 3 दिन हुए आंदोलन को, लेकिन समय 1.5 साल से मांगा जा रहा है। देखिए, ऐसा है, पहले तो केशव जी आपको करेक्ट कर दूं, किसानों से नहीं, आड़तियों से। ये विषय आड़तियों हाँ, का है, आड़तियों से, किसानों का नहीं। जी जी। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं ना 1.5 साल से, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेट इनको याद नहीं है। 2018 से जब सरकार ने किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, जब सरकार ये योजना लेके आई 2018 में, इसी तरह से आड़ती भाइयों ने स्ट्राइक की थी। उन्होंने स्ट्राइक में ये कहा कि साहब हमारा किसान की तरफ जो लेनदारी रहती है, और अगर आपने सीधा किसान के खाते में पैसा डाल दिया तो हमारा पैसा आना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात कौन कर रहा था? जो आज लगातार ये कह रहा है कि किसान और आड़ती का चोली दामन का साथ है, किसान और आड़ती का विश्वास का रिश्ता है, परंपरागत रिश्ता है। जो आज ये बात कर रहे हैं, उस वक्त वो ये शंका प्रकट कर रहे थे कि अगर सरकार ने सीधा पैसा डाल दिया तो हमारा जो लेनदारी है उसमें दिक्कत आएगी। तो सरकार ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आपको 1 साल देते हैं। 1 साल आप जो है जिस तरह से व्यवस्था चल रही है चलेगी, आप अपनी रिकवरी कर लीजिए। बोले जी ठीक है। 2019 में फिर हड़ताल की कि साहब ये जो आप डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं इससे तो हमें दिक्कत आएगी। तब सरकार ने कहा कि ऐसा करते हैं, किसान खुद लिख के दे देगा कौन आड़ती के जरिए लेना चाहता है, कौन सीधा लेना चाहता है, आप अपना अकाउंट सेटल कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी हो गया। 2020 में फिर स्ट्राइक। तब सरकार ने कहा कि साहब आपको 2 साल दे दिए थे, ये किसान की फसल है, किसान का पैसा है, किसान का हकदार है, तो किसान के खाते में जाएगा। अब मुझे बताइए केशव जी, इसमें गलत क्या था? अब बात आती है जो अब हो रहा है। अब ये कहते हैं साहब जो सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका आपने भी जिक्र किया, 1 नेशन 1 मार्केट, देखिए जो एमएसपी पे फसलें सरकार खरीदती है वो व्यवस्था तो एज इट इज है, क्योंकि सरकार ने एमएसपी पे किसान की फसल खरीदनी है, और वो फसल जो है एपीएमसी से नहीं खरीदी जाएगी, मंडी में खरीदी जाएगी, जैसे आड़ती भाइयों के जरिए खरीदी जाती थी वैसी खरीदी जाएगी। लेकिन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम के जरिए एक पोर्टल बनाया केंद्र सरकार ने। हालांकि पोर्टल तो 2016 में बनाया था, लगातार किसान भाइयों को जागरूक किया, व्यापारियों को जागरूक किया, एफपीओ को जागरूक किया। लगभग 2.25 करोड़ किसान उस पर रजिस्टर हो चुके हैं, लगभग 2 लाख 2.25 लाख जो व्यापारी रजिस्टर हो चुके। तो वो अब सरकार कहती है कि किसान भाइयों को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अपनी फसल अगर इस पोर्टल के जरिए बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, केशव जी नोट कीजिए, बाध्य नहीं है। अगर किसान चाहे वो पहले की तरह मंडी में ले जाए, आड़ती भाई के जरिए बेच ले, अगर किसान चाहे तो इस पोर्टल के जरिए बेच ले, वो किसान के पास एक ऑप्शन आ गया। अब आड़ती भाइयों ने कहना शुरू किया कि साहब अगर ई-नैम के जरिए किसान ने अपनी फसल बेचनी शुरू की तो हमें परेशानी है, हमारा व्यापार पे असर पड़ेगा। देखिए जो मोटा धान है वो तो सरकार एमएसपी पे खरीदती है पूरे हरियाणा के किसान का, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो बारीक धान है, ठीक है अत्रे साहब, मैं आऊंगा, मैं इन तमाम डिटेल्स पर आऊंगा। जो 4-5 मांगे हैं किसानों की, अभी तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने को लेकर बात चल रही है। भाई भले ही आड़ती है, भले ही अपने लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन है तो प्रदेशवासी ना। सीएम साहब मिलने, कृषि मंत्री जी मिलने। जी देखिए ऐसा है, आता हूं मैं चौधरी साहब। देखिए जब ये बैठक की व्यवस्था हुई तो चौधरी जी बैठे हैं, क्या इनसे पूछिए कि विभाग के शीर्ष अधिकारी क्या इनको बैठक में नहीं मिले? क्या विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने इनसे बात नहीं की? कृषि विभाग का एसीएस
अगर वो आके आपसे बात कर रहा है, फूड एंड सप्लाई का एसीएस, वो अगर आपसे आके बात कर रहा है, सबसे बड़ा अधिकारी तो वही होता है। और अगर उनके साथ आपकी वार्ता किसी वजह से नहीं सफल होती और आपकी मांग जो है वो लगता है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो स्वाभाविक कृषि मंत्री जी भी आ जाएंगे। लेकिन पहले ये तो सेटिस्फाइड हो कि आपकी मांग जायज है या नाजायज है, आप जो कह रहे हैं क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, ये सब चीजें तो सेटल हो। लेकिन वो क्या रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ केशव भाई, और मैं तो रजनीश जी से भी कहूंगा कि रजनीश जी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमारे प्रदेश के व्यापारी हैं। ठीक है, मैं तुरंत जवाब, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। सुनिए एक मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद रजनीश जी रिएक्शन ले लेंगे। जिस ई-नाम पोर्टल से ये डर रहे हैं, करना केवल ये है कि इनको भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जोड़ना है। जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी, तकनीक का युग बढ़ रहा है, तकनीक लगातार नई आ रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन खरीदारी हो रही है, तो इनको भी केवल इतना करना, अपने आप को ई-नाम पोर्टल पे आप रजिस्टर कर लीजिए, बल्कि इनका तो व्यापार का दायरा और बढ़ जाएगा। अभी तो ये हरियाणा के किसान का बासमती खरीदते हैं, फिर ये देश में कहीं से कुछ भी खरीद सकेंगे। ठीक है, इनको तो व्यापार बढ़ाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं एक रिएक्शन सभी का ले लूं, फिर मैं वापस आऊंगा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करूंगा जो हम नोट कर रहे हैं साथ साथ। गर्ग साहब, आपसे रिएक्शन लेता हूं इस पूरे विषय पर। सरकार की, भाजपा सरकार की एक महत्वाकांक्षा योजना है ट्रिपल पी, और सरकार इसकी बड़ी तारीफ करती है और इसको अपनी महत्वाकांक्षा योजना बताती है। लेकिन आज इसके अंदर भाजपा और जसपा सरकार का ट्रिपल पी का मतलब है पब्लिक परेशान पुलिस। मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ आज मुद्दे तक सीमित रहना चाहता हूं कि हरियाणा जो एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा के अंदर आप ये समझिए कि जो किसान और आढ़ती का रिश्ता है वो इस कदर बॉन्डिंग वाला रिश्ता है कि अगर किसान के घर में कोई शादी, ब्याह और फंक्शन है तो वो अपने धर्म गुरु को पहला न्योता देता है और उसके पश्चात वो जो दूसरा न्योता देने के लिए जाता है वो अपने आढ़ती के पास देने के लिए जाता है। और मैं दूसरी बात आपको और बता दूं, आज जो प्रदेश सरकार ये व्यवस्था लागू कर रही है, इसके अंदर हरियाणा के करीब 30,000 आढ़ती, 60,000 मुनीम और उनके ऊपर जो आश्रित करीब 4 लाख परिवार और जो बारदाने का काम करते हैं हजारों की संख्या में वो लोग, ये सब इस मामले से प्रभावित होने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो किसानों का जो भी पैसा है, आप पूरे प्रदेश के अंदर ढूंढ के भर एक भी आढ़ती नहीं पाएंगे जिसका किसानों की तरफ बकाया हो, बल्कि आपको हजारों आढ़ती ऐसे मिल जाएंगे जिनका की जो बड़ी बड़ी मिले प्रदेश के अंदर है उनकी तरफ आढ़तियों का बकाया पड़ा है। चलिए, परवीन अत्रे जी बैठे हैं, भाजपा के बहुत ही प्रबुद्ध और समझदार और बड़े गंभीर प्रवक्ता है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। मैं ज्यादा बात नहीं करता, आढ़ती हड़ताल पे बैठे हैं, इनके सवाल हैं, इनके संशय हैं, इनके जवाब केशव भाई सरकार को देने हैं, इनकी तसल्ली सरकार को करनी है। मैं सिर्फ आधे मिनट का एक वीडियो आज आपके चैनल पर चला रहा हूं और मुझे लगता है कि उसका जवाब अगर परवीन अत्रे जी दे दे तो ज्यादा बेहतर है। दिखाइए, फुल स्क्रीन दिखाइए। प्रवीण जी, मैं देख पा रहा हूं गर्ग साहब कि आप सुषमा स्वराज जी का कोई वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी ऑडियो मुझे नहीं सुन पा रही है। आप मुझे बता दूंगा। हाँ, आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए गर्ग साहब, वैसे ही बच्चे की पढ़ाई मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। हाँ, जल्दी मैं आपको ब्रीफ जी। सुषमा स्वराज का ये 2012 का हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वक्तव्य है। उन्होंने ये कहा था आढ़ती और किसान का जो रिश्ता है, ये एटीएम तो बहुत बाद के अंदर आए हैं। आढ़ती जो है किसान का पारंपरिक एटीएम है। बेटी का ब्याह हो, बुआ का छूछक हो, घर में सुख है दुख है, तो किसान को सबसे पहले आढ़ती नजर आता है। मैं आज आप यहाँ बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, और ये समझते गर्ग साहब, आपका ऑडियो लॉस हो रहा है बीच बीच में। मैं ऑडियो को ठीक कराता हूं, फिर वापस आपके पास आऊंगा। वीडियो दिखाने के बाद थोड़ा सा समस्या हो, मैं आ रहा हूं सर। एक रिएक्शन सभी का ले लूं, फटाफट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, फिर मैं जवाब लूंगा, डिबेट पर भी आऊंगा तुरंत। रेडू साहब, रखिए अपनी बात जल्दी से। किसान का बहुत गहरा और बहुत पुराना रिश्ता है और वो रिश्ता चलते रहना चाहिए। इसी में देश और प्रदेश की भलाई है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने अभी ई नाम की ये जो लेकर के आए हैं पोर्टल, इसका 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने, और 2016 से लेकर के 2022 आ गई है।
अब तक शायद ये तो कह रहे हैं कि हमने किसानों को जागरूक करने का काम किया, लेकिन एक भी किसान को इस बात का पता नहीं है कि ई नाम का कोई पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। अभी 14 जुलाई 2022 में बेंगलोर में मीटिंग की जाती है कृषि मंत्रियों की, और वहां से अचानक एकदम इसको थोपने का काम किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से ये अच्छा है या नहीं है, मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो इस सरकार की कोई भी कानून लागू करने का जो प्रोसेस है, जो इनकी मेंटेलिटी है लागू करने की, ये शायद प्रजा को या किसी भी सेगमेंट को कुछ समझते ही नहीं है, जो मन में आया और लागू कर दिया। ये बड़ी गलत नीति है। इनको जब ये ई नाम का पोर्टल हरियाणा में लागू करना था और 14 जुलाई 22 से इन्होंने कंपलसरी किया, अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि बाध्य नहीं है, किसान इसके लिए बाध्य है, गेट के ऊपर उसको पास मिलेगा, गेट पास मिलेगा, फिर वो फसल अंदर जाएगी, फिर उसकी लैबिंग होगी, लैबिंग होने के बाद उसको कंप्यूटर पर पोर्टल पर रखा जाएगा, फिर उसकी खरीद होगी। देखिए, इतना लंबा प्रोसेस वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसान को इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। मेरा मानना यह है कि सरकार ने जो इस ई नाम के ऊपर बेचने के लिए किसान और व्यापारी को बाध्य करने का काम किया, नंबर एक सबसे बड़ी गलती ये है, ये बाध्य नहीं होना चाहिए। जो जैसे बेचे वो बेचेगा। 16 से 22 तक आज तक जब किसी किसान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज जबरदस्ती क्यों की जा रही है। दूसरी बात केशव जी, जो इन्होंने फीस को बढ़ाने का काम किया है, देखिए HRDF है या मार्केट फीस है, वो अभी तक 1% हुआ करती है, अचानक 4% करने का काम क्यों किया? जो जी आऊंगा सर मैं, एक बात जो है ना, बिल्कुल इसके ऊपर। और दूसरा संशय जो किसान और आड़ती को आज इसमें लगा हुआ है इनाम के ऊपर, वो सबसे बड़ा संशय है। अगर उसको ये सरकार समझा पाने में नाकामयाब है, तो फिर क्यों इसको लागू करने पर तुली हुई है? ठीक है सर, वो सबसे बड़ा संशय है कि अनाज का उठान कैसे होगा, किसान की पेमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो इस तरह के काफी सारे बातें हैं जो। डॉक्टर रामस्वरूप पोटलिया जी के पास में आता हूं। डॉक्टर साहब, बहस दोनों ही वर्ग की भलाई के लिए है। सरकार कह रही है कि उसमें आड़ती की भलाई है, आड़ती कह रहा है कि उसमें किसान की भलाई है, लेकिन समय के साथ बदलते हुए स्वरूप, बदलती हुई तकनीक के साथ कोई जुड़े या ना जुड़े, उसके बीच में बैलेंस कैसे रखा जाए, सवाल यहाँ पर आकर रुकता है। केशव जी, विषय बड़ा गंभीर है कि आप सामंजस्य की बात करते हैं। सरकार की एक रणनीति होती है कि किस तरह से किसान और आड़तियों के बीच में एक सामंजस्य बैठे और किस तरह से किसान को उसका संपूर्ण फायदा मिले, और किसान का किस तरह से आड़तियों के ऊपर जो निर्भरता है, आर्थिक निर्भरता, जो अभी जो बात बार बार चल के आ रही है कि साहब हमारा जो पैसा है वो किसानों के पास रुका होता है, हम समय समय पे किसानों को सहायता, फाइनेंशियल जो सहायता प्रोवाइड करवाते हैं, ये विषय कब तक? आप स्वतंत्रता से पहले भी आपके ऊपर किसान निर्भर था, और स्वतंत्रता के बाद में 50 साल 60 साल के बाद में भी आप किसानों को उसी तरह से निर्भर रखना चाहते हैं। इसके लिए कोई न कोई सरकार की तरफ से एक बैलेंस पॉलिसी लानी होगी, और उस ओर ये कार्य किया जा रहा है, जो कि वाकई महत्वपूर्ण है, गंभीर है, बशर्ते इसके अंदर तीनों ग्रुपों के बीच में, इसमें किसान के साथ किसान हितों को मद्देनजर रखते हुए आड़तियों को उस लेवल पे आपको समझाना पड़ेगा, उस लेवल पे आपको तैयार करना पड़ेगा और एक बैलेंस पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तभी जाकर के और इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, और किसान की आड़तियों के ऊपर जो आर्थिक निर्भरता है उसको कम किया जा सकेगा, ताकि वो कम दबाव में आकर के, यानी दबाव में नहीं आकर के, और अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त कर सके। ठीक है, समझाना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। सुशील जी, आपसे मैं इस बात का रिएक्शन चाहूंगा। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में आखिरकार समस्या कहाँ है? केशव जी, जैसा हम पिछले वर्ष भी देख पाए कि 1.5 साल तक देश का किसान भी बैठा रहा बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली की सरकार को उनसे मिलने का समय नहीं मिला, 1.5-2 साल उनको संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही आड़ती भाई सरकार मिली सर, 16 बैठकें हुई हैं विज्ञान भवन के अंदर। वो तो एक डेथ वारंट साइन किया था, हमें समय लगा डेथ वारंट को कैंसिल कराने के लिए, जो जमींदारों का कर दिया था इन्होंने। अच्छा, दूसरा, आड़तियों से 1.5 साल का इनका संघर्ष है, जो कम्युनिकेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहे। क्या सरकार में बैठे हुए लोगों को कम से कम ये समन्वय बिठाना पड़ेगा कि कोई भी एजिटेशन लास्ट में आके होता है। पॉलिसीज जब बनती है ना, तो उस जिसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है उनको बैठकों में लो आप। अगर मान लो आड़ती भाइयों को ये लोग उस पॉलिसी के दौरान मीटिंग्स में बुलाते, बात करते, बैठ के लेते, इनके सुझाव लेते, तो एक अच्छी पॉलिसी तैयार होती। और देश प्रगति की तरफ या राज्य प्रगति की तरफ तब चलता है जब सबको मिलके साथ चलना पड़ता है।
ठीक है, अगर आप मान लो ऐसे ही हम एजिटेशंस में फंसे रहेंगे पॉलिसीज को लेके तो देश डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएगा। मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर फैसला करें, आपका कहना फैसला है। करें, ठीक है, लोकतंत्र गर्ग यही साहब है की अधूरी बात को पूरी करता हूं, फिर डिबेट पर आऊंगा तुरंत। गर्ग साहब रखिए जल्दी से, केवल 15 सेकंड का समय है, प्लीज। केशव जी, मैं अपने सवाल जो आरटीओ के लेके परवीन अत्रे जी से जरूर पूछूंगा, लेकिन उसमें मैं बाद में आऊंगा। मेरा पहला सवाल पुष्पा स्वराज ने आरटीओ और किसानों का रिश्तों की व्याख्या की। हरियाणा की बेटी थी, इनकी शीर्ष नेतृत्व रही। अगर आज वो स्वर्ग में है तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं की आत्मा को हो रही होगी कि आड़तियों और किसान को बीचों की पवित्र रिश्ते की जो व्याख्या हिंदुस्तान की सर्वोच्च अदालत में उन्होंने की, आज प्रदेश की भाजपा सरकार उसको तार-तार करने का काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि पहले एक बार इसका उत्तर मिल जाए, उसके बाद में कांग्रेस के सवाल भाजपा के प्रवक्ता से करूंगा। ठीक है सर, मैं जवाब लूंगा। मैं रजनीश चौधरी जी के पास आ रहा हूं अब उन सवालों को लेकर जो अत्रे साहब के थे, रजनीश चौधरी जी के साथ। रजनीश जी रखिए अपनी बात। मैं अत्रे जी के सवालों का जवाब देना चाहूंगा। जो अत्रे जी ने बोला है कि हमने इनको 2 साल का समय दिया था, मैं पूछना चाहूंगा जिसका 40-50 साल से आड़तियों का और किसानों का आपस में लेन देन है, 2 साल में वो रिकवरी हम कैसे करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारे रिश्ते खराब करना चाहते हैं ताकि हम किसानों से लड़े और किसान हमसे लड़े कि हम उनसे रिकवरी करें। ऐसा कभी नहीं होता। हमें अपना रिश्ता खराब नहीं करना किसानों के साथ। और दूसरा, मैं इनके ई नेम पे आना चाहूंगा। ये कहते हैं ई नेम कंपलसरी नहीं है। जब गेट पे हमारा गेट पास कट जाएगा तो वो कंपलसरी कैसे नहीं हुई? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, इन्होंने परसों मेरी इस बात का मजाक उड़ाया था कि अगर प्राइवेट वाला कोई किसानों के पैसे लेके भाग जाता है, पहले ही आड़तियों की गारंटी होती थी। अगर कोई राइस मिलर एक्सपोर्टर पैसे लेके भागता था तो आड़ती के मरते थे। अब ये किसान के मरेंगे। इन्होंने मेरा ये मजाक उड़ाया था, पैसे उसके मरेंगे तो इनको क्या मतलब है? अरे किसान हमसे जुड़ा हुआ है, हमें क्यों नहीं मतलब है? हमारे उनके दादों परदादों से उनके रिश्ते हैं, हमें क्यों नहीं मतलब है? और वो भागेगा तो नुकसान किसका होगा? आड़तियों का भी होगा, किसान का भी होगा। इन्हें लगता है कि किसान के पैसे मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने मेरे से मेरा मजाक उड़ाया था। मैं इस बात पे कहना चाहता हूं। और बात रही मिलने की, ऑफिसर तो हमने पिछले हफ्ते भी बुलाया था। हमें ये जो हमारे फूड सप्लाई के एसीएस है उन्हें बुलाया था, उन्होंने हमारी मांगे देखी और सबके पढ़ी, सबने नोट किए। उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से बात करूंगा। ऐसी हमने सुमिता मिश्रा जी ने बुलाया, उन्होंने हमारी मांगे देखी, पढ़ी और डिटेल बोली। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने बोला मैं सीएम से बात करूंगी। जब जेपी दलाल जी ने हमें से बात नहीं करनी थी, हमें बुलाया क्यों? और ये ऑफिसर्स बुलाते हैं, हमें सिर्फ बातें करते हैं और उसके बाद कहते हैं सीएम साहब करेंगे। तो सीएम साहब के पास टाइम नहीं है हमें मिलने का। जनता नहीं है हम इसकी यहाँ की, हम व्यापारी नहीं है क्या? ठीक है, अत्रे साहब पूछना चाहता हूं मैं इनसे। अत्रे साहब कई सारे सवाल। देखिए पहले तो मैं रजनीश जी की बातों कर रहा हूँ। मैंने रजनीश जी का मजाक उड़ाया। रजनीश जी ये कह रहे हैं इस बात से कि किसान का पैसा मरेगा तो आपको चिंता नहीं। ये मानसिकता समझिए। रजनीश जी उस वक्त ये बात कह रहे थे कि अगर ई नेम पोर्टल से किसान अपनी फसल बेचेगा और उसका पैसा मर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? मैंने इनको बताया कि पहले आप ई नेम पोर्टल को देख लो, चेक कर लो कौन होगा कि किसान का पैसा मर सकता है या नहीं मर सकता, उसमें पेमेंट का क्या शर्तें हैं, पहले चेक करो उसको। दूसरा कि आप इस बात की चिंता कर रहे हो कि सर हमने चेक किया हुआ है। मैं आरती मैंने चेक किया हुआ है। हमारे करोड़ों रुपए लेके एक्सपोर्टर भाग जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है। अरे सुन लीजिए भाई, मैं बात नहीं अत्रे साहब अगर वो मन में मारकर बैठे हैं कि पैसा मरेगा तो आप उन्हें समझाइए ना, आप उन्हें कन्विंस कीजिए कि नहीं मरेगा। देखिए ऐसा है, उस पोर्टल के ऊपर बाकायदा ये प्रॉब्लम आपके पास कौन सी गारंटी है पैसा ना मरने की? अरे सुनिए भाई मैं बताता हूँ ना, तो उसके अंदर प्रोविजन है बिफोर लिफ्टिंग पेमेंट करनी पड़ेगी व्यापारी को, किसान को उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसका उस पर ओके करेगा, तब उसके बाद लिफ्टिंग होगी उसकी। 24 घंटे के अंदर कैसे पेमेंट हो जाएगी जब तक उसका माल नहीं जाएगा? अब आपकी समस्या बता देता हूँ रजनीश जी। मैं तो हालांकि ये कह रहा था कि आप व्यापारी हैं और आपको भी चाहिए कि इस पोर्टल पे आप भी अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आपका व्यापार और बढ़ेगा। लेकिन अब असली चीज क्या है जो बिहाइंड द माइंड है मुझे वो बतानी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी किसान भी हूँ, खेती जमीन भी है और मेरे व्यापारिक मित्र भी है, मेरे दोस्त भी हैं। कुछ आड़ती कच्चे का काम करते हैं। कैसे भाई समझना कच्चा क्या होता है, ये बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे। कुछ आड़ती जो है वो तो केवल मक्के का काम करते हैं, जो सरकार खरीद करती है केवल उसी का काम करते हैं। लेकिन कुछ आड़ती जो है वो बासमती की खरीद राइस मिलर के लिए करते हैं बेसिकली। अब उसमें होता यह है कि किसान जब अपनी बासमती बेचने के लिए आता है तो देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत अच्छे रिलेशन है, हम भी मानते हैं अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन जरूर रखते हैं। वो कोई रिलेशन ऐसे नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, आप राइस मिलर को क्रेडिट के अंदर धान दिलवाते हो किसान का,
राइस मिलर को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बतौर मिडल मैन एक गारंटर बन जाते हो। अब वो जब राइस मिलर पेमेंट करेगा तब आप किसान को कर देते हो। ये प्रोविजन रहता है इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा, जब किसान अपना माल बेचेगा उसको तुरंत पहले पैसा मिलेगा, फिर उसका माल उठेगा। अब हुआ क्या इसमें, देखिए मैं नहीं चाहता था मैं इतनी गहराई में जाऊं इस चर्चा के अंदर, लेकिन रजनीश जी मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मुझे गहराई में जाना पड़े। उसके अंदर क्या खेल होता था वो हम सभी जानते हैं। तो किसान भाई अक्सर बोलते हैं, चैनल्स में बोलते रहे हैं, चर्चाओं में बोलते रहे हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि जो आप एक डर पैदा कर रहे हो कि साहब हमारा धंधा इफेक्ट हो जाएगा। आपको केवल करना ये है कि जो पक्के में दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, जहां से आप आड़ लेते हो उसके लिए। प्रवीण जी आपकी बात मान ली, लेकिन कुछ पंडों के पाखंडी होने से पूरा धर्म झूठा हो जाता है क्या साहब? ना, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मेरा ये कहना है कि 100% कोई सारे नाराज है ऐसा भी नहीं है केशव जी। अच्छा, मैं एक चैनल पे बैठा था, एक आरती थे अम्बाला के, वो छाती ठोक के कह रहे थे कि साहब ये इनएम पोर्टल बहुत अच्छा है, छाती ठोक के। मुझे नहीं बताना चाहिए नाम आपके चैनल पे। उनका कोई बात नहीं। उनका दूसरा सवाल ये कि कंपल्शन वाली बात है, आप कह रहे हैं कि कंपल्सरी नहीं है, वो कह रहे हैं जब गेट पास कट गया तो कंपल्सरी तो हो ही गया। नहीं, देखिए अब क्या हो रहा है, जब पोर्टल पे किसान अपलोड करेगा, ये किसान की इच्छा है, वो अपलोड करना चाहता है नहीं करना चाहता। अगर किसान कहता है मैंने रजिस्टर्ड ऑनलाइन से, मैंने इस पे उसको कोई जबरदस्ती थोड़ी करेगा कि कोई अपलोड करेगा। मंडी में एंट्री तो गेट पास कटने के बाद ही होगा ना सर? नहीं, गेट पास देखिए ये गेट पास का भ्रम क्या है, जब किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता है और जो पहले प्रोसेस से बिकती है, गेट पास तब भी कटता है, वो बिना गेट पास के नहीं होती तब भी। तो फिर तो बनता ही है। तो फिर आड़ती वर्ग को ऐसा क्यों लग रहा है कि कंपल्सरी कर दिया? नहीं, वो लग नहीं रहा, वो बनाया जा रहा है। आप मेरी बात को समझे थोड़ा सा। क्या केशव जी जो एमएसपी की फसलें हैं उसका गेट पास नहीं करता। रेणु जी सुन लीजिए, आ रहा हूँ मैं सबके पास आ रहा हूँ। ये मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था। ये जो घर बनाया जा रहा है, जो रेणु जी भी जिक्र कर रहे थे 2016 का, कह रहे थे कि पहले कभी हुआ नहीं। सब्जी और फल के विक्रेता इस पोर्टल को यूज कर रहे हैं। जब कोविड के अंदर लॉकडाउन लगा, कोविड दौरान, तो सब्जी और फल के विक्रेताओं ने इस पोर्टल का यूज किया। उदाहरण बहुत से मैं दे सकता हूँ, हमारे सामने उस टाइम बहुत से ऐसे उदाहरण आए कि जो लोकल मार्केट में 1 रुपया किलो गोभी बिकनी थी, इस पोर्टल के जरिए किसान ने 10 रुपया किलो बेची, उसका जो है फ्रेट भी व्यापारी ने दिया। ये तो हमारे सामने उदाहरण आए हैं। ऐसा नहीं है रेणु जी के आज ये पोर्टल यूज हो रहा है। सरकार अवेयर कर रही थी किसानों को और व्यापारियों को कि आप इसका यूज कीजिए। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, किसान और व्यापारी इसको यूज कर रहे हैं। रजनीश जी आपको काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा गर्ग साहब के पास। नहीं, एक बात मैं कांग्रेस के मित्र का जवाब है। तो कांग्रेस के मित्र क्या करते हैं, वो सुषमा स्वराज जी थी। केशव जी हमने सीएम साहब को चुप करा दीजिए। ठीक है रजनीश जी, मैं 10 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। 10 सेकंड में आ रहा हूँ रजनीश जी। एक दिन के लिए रजनीश जी 10 सेकंड में वापस आ रहा हूँ मैं। अत्रे साहब कंप्लीट कीजिए जल्दी। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो। देखिए हमारे कांग्रेसी मित्र क्या करते हैं कि जब अटल जी की सरकार की, सुषमा जी का एक लोकसभा का एक चर्चा का वीडियो वायरल करते हैं कि साहब लेकिन सुषमा जी जो है उस वक्त इसकी पैरवी कर रही थी। गीता अगर पढ़ी हो मेरे मित्र ने, मैं जानता हूँ 100% पढ़ी होगी, जिसके अंदर भगवान कृष्ण ने कहा था कोई भी निर्णय जो है वो स्थान काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। स्थान काल परिस्थितियां बदलते ही निर्णय बदलते हैं। 2000 के अंदर और 2022 के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन आया, जो तकनीक का उपयोग होना शुरू हुआ, जो ई कॉमर्स आना शुरू हुआ, ऑनलाइन खरीद फरोख्त होनी शुरू हुई है, आप कैसे तुलना कर सकते हो भाई? किस तरह से कर सकते हो? मैं इस बात से हैरान हूँ। ये कांग्रेसी करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं? आज देश की मांग है, आज ये डिमांड है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, हमें तरक्की तभी मिलेगी। ये डिमांड है तो हमें के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है रजनीश जी रखिए अपनी बात जल्दी से, फिर मैं गर्ग साहब के पास आ रहा हूँ। ये इनके टेक्नोलॉजी करते हैं। हमने सीएम साहब को ये बोला था, आप एक दिन के लिए किसी एक मंडी को चूज कर लो और उसमें ई-नेम लागू करके दिखाओ कि ऐसे चलेगा। आज तक तो उस पर आई नहीं है। ये वैसे बयानों में कहते हैं कि हम ई-नेम करेंगे, टेक्नोलॉजी करेंगे, उस पर क्यों नहीं आया आज तक? मेरी फसल मेरा ब्यौरा आया था, उस वक्त केशव जी यही तर्क देते कि किसान कैसे करेगा, किसान को अनपढ़ है, किसान को पोर्टल पे अपलोड कैसे करेगा। आपको याद होगा केशव, उस वक्त भी यही तर्क थे। आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा बहुत बढ़िया चल रहा है ना, आज प्रदेश का किसान उस पर अपलोड कर रहा है ना, ये फसल बिक रही है, सब कुछ हो रहा है। रजनीश जी ये सवाल तो है जो आम जनता भी पूछना चाहती है, समझना चाहती है कि भाई तकनीक के साथ अगर आड़ती वर्ग जुड़े तो उसमें परेशानी और नुकसान किस बात का है? मैं पूछना चाहता हूं, अगर इनको ई-नेम हम कहते हैं लागू करो, लेकिन उसको करके तो दिखाओ कैसे होता है। एक दिन के लिए तो आओ, करके दिखाओ। करता कोई नहीं है, सिर्फ ये कागजों में करना है, इनको कुछ नहीं करना।
इनको ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। कैसे कोई बाहर का आदमी ओपन ऑक्शन में बोली ले लेगा? कैसे जब तक उसका माल नहीं जाएगा कैसे वो पैसे दे देगा? वो गारंटी क्या है पैसे की? सबसे बड़ी बात तो ये है कि गारंटी क्या है पैसे की? ई बिजनेस साइट्स जब आई थी रजनीश जी, जब ई बिजनेस साइट्स आई थी तो यही लगता था, हमने सरकार को भाई जब ई बिजनेस साइट्स आई थी तो ये लगता था कि राजस्थान के सुदूर गांव में काम करने वाली महिला जो है वो कैसे मुंबई का कोई प्रोडक्ट खरीदेगी। आज चल रही है ना पॉलिसीज, वो चीजें चल रही हैं। आपका जो खुद का नुकसान है वो बताइए, उसकी आवाज हम उठाएंगे, लेकिन सिस्टम का एग्जीक्यूशन उस पर सवाल उठा। एमपी में करोड़ों रुपए लेके भाग गया। एमपी में जो व्यापारी करोड़ों रुपए लेके भाग गया उनको पकड़े, उसकी रिलायबिलिटी होगी ना सर, उसकी रिलायबिलिटी होगी ना। जो व्यापारी करोड़ रुपए लेके भागा है उसकी रिलायबिलिटी क्या है? उसने अपना लाइसेंस लिया क्या? उसने रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? वो सरकारी प्रोसेस से होकर गुजरा क्या? ऑथेंटिसिटी और नॉन ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी फर्क आ जाता है ना। कितनी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, कितने सारे ई पोर्टल ऐसे हैं जो पैसे लेकर के भागे हैं। 99 में से एक अपवाद का उदाहरण गिनवाकर उन्हें नियम बना देना ये तो जायज नहीं है साहब। रजनीश जी सर यहाँ पर जो इतने करोड़ों रुपए लेके भागे हैं राइस मिलर, तो वो भी तो भागते हैं। हमने इनको सरकार को बोला कि वो भागते हैं, उनसे क्यों नहीं रिकवर करते फिर? ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम प्री पेमेंट करेंगे, पहले पैसा दे बाद में माल खरीद। उधार का सिस्टम ही बंद है। ये प्रीपेड इनकी जो ये सरकारी खरीद करते हैं उसकी पेमेंट तो ये 10-10 दिन में करते हैं, उसकी पेमेंट कैसे करा देंगे प्राइवेट की? अत्रे साहब अब ये भी बात आ जाती है, अत्रे साहब ये भी बात आ जाती है, ये विश्वसनीयता की बात है। केशव जी, मैं और आप जब अमेजॉन से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं, क्या हम वहाँ 4 दिन या 5 दिन का क्रेडिट कर सकते हैं? क्योंकि उस पोर्टल की फाउंडेशन है वो पहली चीज। देखिए मैं ये नहीं कह, अभी सरकार का एक पोर्टल है जेन, जिसके ऊपर अगर कोई भी चीज कोई खरीदी जाती है, सरकार क्या करती है, जो सेलर है, सेलर अपने प्रोडक्ट की डिटेल डालता है कि मेरे पास ये चीज है, इतने रुपए की है, कुछ खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। तो सरकार के डिपार्टमेंट उस जेन के पोर्टल के ऊपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट लिखते हैं और उस आदमी को ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। लगभग वही चीज ही है, फर्क केवल ये है कि ये कृषि से संबंधित है। दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं, हरियाणा में मैं ऐसे किसानों के नाम गिनवा सकता हूँ यहाँ बैठ के, तो इस पोर्टल का यूज कर रहे हैं 2020 से। सोनीपत के किसान, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मैं, लेकिन वो सब्जी और फल का व्यापार करते, वो लगातार यूज कर रहे हैं। मैं नाम बता सकता हूँ, अगर ये चाहें तो उनसे डिटेल पूछ लें। ठीक है सर, आपका पैसा मरा कभी। ठीक है, राकेश जी के पास मैं आता हूँ, फिर एक एक रिएक्शन और सभी से लूंगा डिबेट पर आने के बाद। राकेश जी। केशव जी, मैं सिर्फ डेढ़ मिनट का समय अब आपसे चाहूंगा। पहले जो हमारे भाई बैठे हैं परवीन अत्रे जी, मैं उनकी बात का उत्तर दे देता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं अंदर की बात बता देता हूँ, और सीधा इन्होंने आरटीओ को कहा कि वो कच्चे का काम करते हैं। परवीन अत्रे जी, आपको याद होगा मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल खट्टर जी जब कपड़े का काम करते थे, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पश्चात इस बात को एडमिट किया था कि हाँ, हम भी कच्चे का काम करते थे। अगर आज आरटीओ को आप कच्चे का काम करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो प्रवक्ता होने के नाते आपके अंदर ये दम होना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री की उस बात को भी कंडेम करें कि आप तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आप कच्चे का काम क्यों करते थे। और दूसरी बात, सुषमा स्वराज जी की जो भावनाएं थी, आज हमारे भाई ने साहब ने उनको टेक्नोलॉजी या बदलते दौर का नाम दे दिया। चलिए, हम आपकी बात से 1% के लिए सहमत हो सकते हैं, जबकि हो सकता है सुषमा स्वराज जी की आत्मा आपसे सहमत नहीं होगी। केशव जी, भाजपा और जनता सरकार और खासतौर से भाजपा सरकार करती ये नई बातें करती है, नए कानून लाती है, और जो लोग जिनका स्टेक पे लगा हुआ स्टेक होल्डर्स है, जो उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे चर्चा नहीं करते, पहले कानून लाते हैं और बातें करते कि आपको बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले मैं सिर्फ 1 मिनट के अंदर बात खत्म कर दूंगा। ये सरकार ने जब नोटबंदी की और सरकार ने पब्लिक ने सवाल पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया इसके फायदे आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, इसके फायदे आपको बाद में समझ में आएंगे, जबकि वादे बड़े बड़े किए गए। फिर ये जीएसटी देखा, व्यापारियों ने सवाल किया कि जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, भाजपा ने जवाब दिया कि इसके फायदे आपको समझ में नहीं आएंगे, इसके फायदे आपको समय के पश्चात समझ में आएंगे। सीएए, एनआरसी, फिर कृषि कानून लेकर आई, 1.5 साल 1 साल किसान बोर्डों पर बैठे रहे, सरकार कहती रही इसके फायदे आपको अभी समझ में नहीं आ रहे, बाद में समझ में आएगी। अब अग्निपथ योजना लेकर आई, युवाओं को कहा जा रहा है इसके फायदे अभी आपको समझ में नहीं आ रहे, बाद में समझ में आएंगे। हरियाणा के अंदर ऐसे कौशल रोजगार योजना, और अब जो ये ई नेम पोर्टल लेकर आई, मैं ये भाजपा सरकार से समझना चाहता हूँ, ऐसे कौन से टैलेंटेड लोग हुए हैं जिनको पहले पता लग जाता है, और जो लाखों करोड़ों लोग इनकी योजनाओं से लाभान्वित या निराशान्वित होने हैं, जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनको समझ में नहीं आती।
इन 4 लोगों को वो बातें समझ में आ जाती है। और मेरा अंतिम प्रश्न केशव जी, मेरा अंतिम प्रश्न, आज जो आड़ती हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, मेरा भाजपा के प्रवक्ता से सिर्फ ये निवेदन है, उनकी मांगों को बाद में सुलझाना, उनको मुख्यमंत्री के समय बाद में दिलाना, मेरी बात खत्म होने के बाद उनकी सिर्फ मांगे दोहरा दो, हम ये समझ जाएंगे कि उनकी मांगों को लेकर आप गंभीर। ठीक है अत्रे साहब, जल्दी से काउंटर कीजिएगा, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। हाँ, इन्होंने पहली बात ये कही कि जब नोटबंदी आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा आपको फायदे बाद में पता लगेंगे, जब जीएसटी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि फायदे बाद में पता लगेंगे। केशव जी, 2016 में नोटबंदी आई, 2017 में जीएसटी आया था और 2019 में देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ। हमने जो ये काम किए नोटबंदी और जीएसटी, इसके ऊपर हमने जनता से जाके वोट मांगे। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और हमें पहले से ज्यादा सीटें मिली। मतलब जनता ने हमारे कामों पे मोहर लगाई। शायद कांग्रेसियों को उसका लाभ नजर आ गया होगा। अरे भाई रुक जाइए, बीच में ना बोलिए। आपको शायद उसका लाभ 2019 में समझ में आ गया होगा जब आपका सुपड़ा साफ हुआ, जनता ने हमें मैंडेट दिया। दूसरा, इन्होंने मनोहर जी के बारे में कहा कि मनोहर जी ने कहा था, देखिए मनोहर जी जब कपड़े काम करते थे उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस से कुछ सीखते क्यों नहीं? इन्होंने, मनोहर जी ने ये क्यों नहीं सीखा कि जो आदमी मात्र 3 एकड़ का किसान था उस आदमी ने 1 एकड़ अपनी समाज सेवा के लिए दान कर दिया? ये नहीं सीखा मनोहर जी से। वहां पे क्या किया? वहां पे बिल्डरों को जमीन दे के पूंजीपति बन गए कांग्रेसी, वो सीखा। त्याग नहीं सीखा उनसे, कैसे उन्होंने अपनी जमीन डाल दी। एक छोटा किसान का बच्चा जो 3 एकड़ जमीन का मालिक था, जिससे वो गुजारा करता था, और उसमें से भी 1 एकड़ उसने समाज सेवा के लिए दान दे दिया। ये सीखने की बात थी, तो ये सीखते आप, लेकिन ये आपने नहीं सीखा। आपने प्रॉपर्टी डीलिंग करनी सीखी है, किसान की जमीन लूटो, बिल्डरों को दे दो। मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूँ। रेडू साहब रखिए अपनी बात, फिर मैं रामस्वरूप जी के पास आ रहा हूँ, सुशील जी के पास आ रहा हूँ। केशव जी, एक बार इनसे समस्याएं पूछ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनी गई सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही चुनी जाती है। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही चुनी जाती है। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों किसानों के साथ ऐसी ज्यादतियां करने का काम कर रही है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि जिसके लिए कोई पॉलिसी बनाती है उन स्टेक होल्डर्स को भी उसमें शामिल नहीं करती है। ये बड़ी शर्म की बात है। इसके अलावा बार बार प्रवीण जी दोहरा रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हर किसी को चलना चाहिए। यस, चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन नई टेक्नोलॉजी जब आप लेकर के आते हो किसी भी स्टेक होल्डर्स के लिए, आप उसका फैसला करने के लिए और उस पॉलिसी को लागू करने के लिए उस समुदाय को शामिल क्यों नहीं करते हो? क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा को आप मिटा नहीं रहे हो क्या? जिसके लिए आप कुछ दे रहे हो उसको उसमें शामिल नहीं करते हो। दूसरी बात, आज प्रदेश में लगभग 150 हमारी मंडियां हैं, 135-40 मंडियां हैं। वो सारी की सारी मंडियों के प्रधान और आड़ती भाई हमारे, वो आड़ती भाई भी हमारे प्रदेश के ही हैं। वो भी जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा और जिम्मेवार हिस्सा है जनता का। वो आज करनाल में 2 दिन से हड़ताल के ऊपर बैठे हैं और बार बार एक अधिकारी उनसे मिलता है और कहता है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। जब उन्होंने डिमांड की कृषि मंत्री जी आए और हमारी बात सुने, तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश की 150 मंडियों के प्रतिनिधि वहां स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके बीच में जाकर के वो मिलना क्यों नहीं चाहते? क्या वो उनसे मिलने से डरते हैं? क्या उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर रखी है कि वो पूरे हरियाणा के आड़तियों से मिलने के लिए भी डरते हैं? तीसरा क्वेश्चन केशव जी, अभी मैं दोबारा से फिर रिपीट करता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि ये कहते हैं कि हमने किसानों को बाध्य नहीं किया है। जब गेट में एंट्री होगी मंडी के अंदर और वहां गेट पास उसके लिए लेना मजबूरी होगा, तो वो बाध्यता और किस प्रकार की होती है वो भी हमें समझाने का काम करें। हमें समझाइए, खुलापन इसमें कहां पर आ जा। और चौथी बात, हमारे आड़ती भाई बोल रहे थे, रजनीश जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं एक अनाज की ट्रॉली लेकर रजनीश की आड़त की दुकान पर चला जाता हूँ, वहां डालता हूँ और मैं रजनीश जी को बोलता हूँ मेरी ये मंडी जो जींस है इसको आप ई पोर्टल पर ई ट्रेडिंग के माध्यम से बिकवा दो। और इन्होंने, क्योंकि किसान तो सब कुछ जानता नहीं है, इतना जल्दी जान भी नहीं पाएगा, इन्होंने मेरे कहने से ई ट्रेडिंग के माध्यम से मेरी जींस को बिकवा दिया। पेमेंट अगर नहीं आती है तो मैं तो रजनीश को ही पकड़ूंगा,
भाई रजनीश तूने बिकवाई थी, मेरी पेमेंट दिलवा, चाहे कैसे भी दिलवा। तो कहीं ना कहीं आड़ती की जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, आड़ती फिर भी जिम्मेवार, इसको आड़ती को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और अगली बात, आखिरी बात केशव जी मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मेरा एक आखिरी क्वेश्चन और है, जब आड़तियों ने इसका विरोध किया, ये बार बार कहते हैं कि किसान को बीच में क्यों लेके आते हो, किसान को बीच में क्यों लेके आते हो। भाई किसान और आड़ती का तो बहुत गहरा संबंध है, लेकिन मान लो आड़तियों ने इस पॉलिसी का विरोध किया है, ई नाम जो पोर्टल है इसका आड़तियों ने विरोध किया है, इनके मन में संशय है, अनेकों प्रकार के संशय है। क्यों नहीं सरकार इनके शंकाओं का समाधान करती, क्यों नहीं इनको साथ में बिठा करके इनकी जो समस्या है उनको दूर करती, यानी विरोध को ये सरकार गंभीरता से नहीं लेती, लिंगर ऑन करती है कि बैठे रहेंगे। 1.5 साल से बैठे हैं मेरे भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्यों इनकी समस्या को गंभीरता से लेकर के इनका समाधान करने का काम क्यों नहीं कर रहे हो। और एक और बात, आज हरियाणा प्रदेश में लगभग 6.5% की जो है ना ये मार्केट फीस 4% और 2.5% की आड़त है। 2.5% आड़ती को मिला करती थी, अब इन्होंने 46 रुपीज पर क्विंटल गेहूं के ऊपर कर दिया। भाई क्यों कर दिया, जब 2.5% इनको मिल रही है, गेहूं के ऊपर इनके लगभग 51 रुपए बनते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा बनेंगे। तो आपने इनकी आमदनी को एक तरफ तो ई नाम लेकर के इनको खत्म करने का काम कर रहे हो, ऊपर से इनके आड़त काटने का काम कर रहे हो, और ऊपर से मार्केट फीस और HRDF आप बढ़ा करके उसको परचेजर को भी। ठीक है, ये आपने और भी मांगों का जिक्र कर दिया, मैं उनका भी जवाब दूंगा। केशव जी, ये किसान विरोधी आड़तियों की मांगों में और भी मांगे हैं, आपने उनका भी जिक्र किया, मैं आता इन पर भी, लेकिन आपने चूंकि जिक्र कर दिया तो मैं इनका जवाब दूंगा। एक रिएक्शन में थोड़ी सी और आगे ले लेता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं पोटलिया साहब, रामस्वरूप जी, अगर वाकई किसानों के हित की बात है, जो कि अत्रे साहब भी कह रहे हैं, यानी कि सरकार भी कह रही है कि हम किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और जो आड़ती है रजनीश जी हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि हम किसान की भलाई चाहते हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब इसका फैसला करेगा कौन? किसान ही तो करेगा, क्योंकि ही इज द मेन स्टेक होल्डर बिटवीन द टू चेन्स जी, और किसान इस पूरी चेन में, पूरे आंदोलन में कहीं है नहीं। तो क्या समझा जाए इस बात को? देखिए केशव जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ रजनीश जी की बात को, गर्ग साहब की बात को, रेडू साहब को, तीनों ही जिस तरह से अपने अपने लेवल पे जो बात कर रहे हैं, इसमें एक आपको बात बताना चाहूँगा कि जहाँ सरकार लेवल पे एक पारदर्शिता की बात की जा रही है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर और भी लंबी अपन इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। बट सबसे जरूरी जो बात है कि किसान को किसने पूछा कि उसका किस में हित है और किस में हित नहीं है। जब आप ये स्थिति एक बार मंडी में जाएंगे और मंडी में जिस तरह से उनका ओपन ऑक्शन होता है और जिस तरह का पिछले 50-60 साल के अंदर जिस तरह का जो सेल परचेज वहां पे होती है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को आप देखेंगे तो बहुत ही गंभीर स्थितियां होती है वहां पे। मैं उसके बारे में आपको, बहुत गंभीर लंबा विषय है वो। इसके जरूरी बात जो है, कैसे सामंजस्य बैठे, कैसे एक दूसरे से संतुष्ट हो। यहाँ पे किसान के हित की कहीं बात नहीं हो रही है। जहां तक गर्ग साहब का सोचना है कि साहब ठीक है, आप जो है आपकी हर पॉलिसी गलत है, हमारा एक ध्येय बन गया है कि हमें हर पॉलिसी का विरोध करना है, वो चाहे किसान हित की हो या नहीं हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जहां तक रेडू साहब का कहना है कि साहब जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है, इनको एक साथ लेना चाहिए। बिल्कुल, जो नुमाइंदे हैं जो इस सिस्टम में है, उनसे इस बारे में राय ली जा सकती है, और अभी भी राय लेने का समय ऐसा नहीं है कि कोई समय निकल गया है। ठीक है, इसको गंभीरता के साथ सोचा जाए। बट इसके साथ सबसे जरूरी जो विषय है, इसमें मूल जो है, मूल उपभोक्ता के लो या मूल जो प्रश्न है इसके अंदर, वो किसान है। किसान का हित किसमें है? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कोई जरूरी बात है तो वो इसके अंदर किसान के हित को मद्देनजर रखते हुए, यदि कोई पारदर्शिता के साथ, यदि कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ, यदि हम इस तरह की जो मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पे कहीं न कोई ग्रीवेंसेस है, उसको कम किया जा सकता है, बैठ करके मिल करके इस चीज को समझा जा सकता है। सुशील जी, अगर दोनों की ही लड़ाई, दोनों का ही झगड़ा किसान की भलाई के लिए है, तो सवाल यह है कि इस पारंपरिकता से और आधुनिकता के बीच जो किसान फंसा हुआ है, उसे समझाए कौन? तो उसको समझाने का फर्ज जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है। कोई भी जो सरकार बैठी हुई है लोकतंत्र के अंदर, उसका फर्ज है कि वो हमारी अपनी जनता को कोई नई पॉलिसी, नई टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर करे। किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है अभी तक, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? नहीं कर रहा। क्या किसान ने स्वीकार किया इसका मतलब? स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अभी वो उस इनाम अभी लॉन्च हुआ है,
अभी यूज करेंगे पता चलेगा। वो कह रहे 2016 से प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस कहाँ है, सक्सेस तो नहीं है ना। एमएसपी में ये चालू है, आपको वर्कशॉप लगाने पड़ेंगे। एमएसपी में चालू है, एमएसपी में ये चालू है, सबसे सिस्टम में है, पूरी तरह से चल रहा है एमएसपी में जो किया जा रहा है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताता हूँ, ठीक है। ऐसा है, हमें कोई भी अगर टेक्निकल कोई चीज लेके आनी है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी फार्मर्स के लिए, तो जैसा रजनीश जी ने भी बोला कि हमें मंडियों में जाके उसकी वर्कशॉप लगाने की जरूरत है। आप वर्कशॉप लगाओ टेक्नोलॉजी को लेके, आपके सरकार के एनआईसी के जो अधिकारी हैं जो टेक्निकल देखते हैं सारा, वो वर्कशॉप दें जमींदार को, आड़तियों को, भी ऐसे वर्किंग करेगी, ऐसे होगा। डमी पोर्टल्स बना के पेमेंट करके दिखाओ, भी ऐसे आप करोगे, ये अपलोड होगा, ये पेमेंट आएगी। अच्छा, फार्मर खुद सक्षम नहीं है, सारे फार्मर, मैं 10% की कहता नहीं, सारे फार्मर सक्षम नहीं है कि वो खुद ही अपलोड करें, ये करें, किसी ना किसी पे आधारित रहेंगे। उसके लिए उनको या तो अगर सरकारी कर्मचारी आएगा तो 150 रुपए लेके भ्रष्टाचार फैलाएगा, या अपने किसी परिवार के बच्चे को लाएंगे, कॉलेज में पढ़ने वाले को, उसकी क्लास प्रॉक्सी लगवा के वो वहां बैठाएंगे। तो ये चीज समझो, इसको हमें वर्कशॉप लगाने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं आपके पास आ रहा हूं सवालों दूसरा आपने एग्जाम्पल दिया ई कॉमर्स साइट्स का, कि आपने कहा राजस्थान में आखिरी छोर पे बैठे हुआ व्यक्ति भी ऑर्डर कर सकता है, लगता नहीं था। ये व्यापार के लिए बैठे थे, इनको क्रेडिट देने में या सीओडी करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो शॉपिंग जो है वो आपकी 1 दिन या 2 दिन की कमाई की हो सकती है। वो अगर मान लो टेक्निकली फंस भी जाती है ना, तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जमींदार की पेमेंट अगर इस पोर्टल के अंदर किसी तकनीकी कारण से फंस जाती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए या कोई चीज के लिए, ई चालान को या इसको लेके, तो उसके पूरे साल की कमाई चली जाएगी। उसके लिए वो आप सोच के देखो, उसकी बेटी का सरकारी ब्याह है, एजेंसियां बैठी है ना उसके बीच में, सरकारी एजेंसियां तो उसके लिए वर्कशॉप तो रहेगा, मतलब ऐसे थोड़े ना कि दोनों को छोड़ दिया। सरकार को कहाँ पकड़ लोगे? जब एक बात ये नहीं, सरकार को नहीं पकड़ेंगे, सरकार को पकड़ेंगे। व्यापारी वर्ग के बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यूपीआई के माध्यम से होती हैं। डॉक्टर साहब, बैंक को मीडियोकर मानकर भी तो पेमेंट करते हैं ना। आप बैंक को थोड़ी ना पकड़ने जाएंगे अगर कोई पेमेंट फंस जाती है तो। बैंक को भरोसे की बात होती है, चैनल की बात होती है। चैनल भरोसा ही बता रहा हूँ आपको। आप बैंक को तब माध्यम मान सकते हो जब सरकार पैसा डाल दे, पैसा नहीं आया। लेकिन आप एक चीज समझो, जब आड़ती वर्ग को, जो कि व्यापारिक वर्ग है, पूरे जिलों की मंडियों के प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको सरकार से मिलने के लिए 1.5 साल का समय लग गया। उसमें भी नुमाइंदे नहीं आ रहे सरकार के, अफसर आ रहे आपके। इन्होंने सरकार का प्रतिनिधित्व को बात करने के लिए कहा था, अफसरशाही को नहीं। अत्रे साहब तो नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर मैं 10 सेकंड सुशील जी को और देता हूं, 10 सेकंड बात पूरी हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो ई कॉमर्स साइट को आप फार्मर्स के पोर्टल से नहीं कंपेयर कर सकते। दूसरा, अगर पेमेंट फंस जाती है तो मीडियम किसको मानेंगे? वो सरकार को तो नहीं पकड़ सकते। 1.5 साल तो नहीं प्रतीक्षा करेगा जमींदार रोड पे बैठ के, उसको कोई काम ही नहीं है, रोड पे बैठा रहे आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अत्रे साहब जल्दी से। देखिए, ऐसा है, पहले तो पेमेंट के मामले में, हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि व्यापारी ने जब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, तभी किसान कहेगा कि उठा ले माल यहाँ से, ये पड़ा है माल जिसके तूने मेरे साथ डील किया है। दूसरी बात, जो बार बार एक बात हो रही है, जो किसान इसको यूज करना चाहता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो व्यापारी इसको यूज करना चाहता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो एफपीओ यूज करना चाहता है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। और किसान यूज नहीं कर पाएगा, जो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा आया था तब क्या था, तब भी यही उदाहरण थे, कितना शोर मचा था, सभी इन उदाहरणों का शोर मचा था। अटल सेवा केंद्र खोल रखे हैं सरकार ने गाँव गाँव में। आज भी बहुत से किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो डिटेल डालते हैं वो अटल सेवा केंद्रों में जाके डलवाते हैं। जो नहीं यूज कर सकते हो, जो करते हैं आजकल के तो बहुत से बच्चे और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, लेकिन उनके लिए भी सरकार ने सुविधा दे रखी है। तो जो बार बार ये बात कही जा रही है साहब पैसा कैसे आएगा, पैसा, अरे जब पैसा उसकी जेब में आ जाएगा तभी तो वो माल उठवाएगा, पहले उठवाएगा वो माल अपना। नहीं, फिर भी मंडी तो बीच में मीडियोकर हो गई ना। रेडू साहब का ये सवाल था कि भाई कोई किसान जाके अपनी फसल डालता है आड़ती के पास, और आड़ती को कहता है कि भाई मेरा अपलोड वगैरह कर दो और इसके ऊपर डाल दो। अब पैसा कहीं अगर फंस गया तो आड़ती को पकड़ेगा कि भाई मेरा पैसा दो। नहीं, रेडू साहब का सवाल था भाई, रेडू साहब का सवाल था। जब किसान के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, उसको मैसेज आ जाएगा, तभी तो कहेगा आड़ती को उठवा दे माल जो पड़ा यहाँ पड़ी थी। भाई बात समझो, आप कोई पहले उठा के ले जाएगा क्या उसका माल? जब वो संतुष्ट हो जाएगा कि पैसा नहीं आया तो उठवा दो। अरे भाई नहीं आया तो उसका माल उसके पास है, उसका माल कोई लेके तो नहीं गया कहीं। और एक और चीज है, देखिए केशव हो क्या रहा है, जब 2.25 लाख व्यापारी नहीं अत्रे साहब, ऐसे में जो बायर है, जो परचेजर है, वो किसान के खेत से सामान उठाएगा क्या? मंडी तो बीच में आई गई ना सर। नहीं, सुनिए, बहुत से व्यापारी जो है जो सब्जी का काम कर रहे हैं,
अरे केशव जी रुकिए तो जरा। हाँ। जो अभी तक जो यूज जिनके व्यापारियों ने किया है, उनके खेत से व्यापारी ने माल उठाया, खेत से जो मैं सब्जी और फलों की बात कर रहा हूँ, मंडी इसमें कहीं नहीं खेत से है। व्यापारी उठाया ना, वो डिपेंड करता है ना, आपकी मेरी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपकी फसल के लिए बिडिंग कर रहा हूँ, देखिए होगा क्या पहले समझिए। 2.25 लाख व्यापारी जो अब तक रजिस्टर्ड है और भी रजिस्टर्ड होंगे, जब मान लीजिए केशव जी आपने अपना माल की क्वालिटी, माल की क्वांटिटी, ये सब कुछ पोर्टल पे अपलोड कर दिया, अब मैं बिड करूंगा कि मैं 1500 रुपए क्विंटल में लेने के तैयार हूँ, रेडू जी बिड करेंगे कि मैं इसको 1550 में तैयार हूँ, कोई और करेगा मैं 1600 में तैयार हूँ। जो किसान को लगेगा ये रेट मुझे अच्छा मिल रहा है, वो उसको ओके कर देगा, ठीक है भैया आजा पैसे दे जा, माल ले जा। ये है प्रोसेस। मतलब किसान की मर्जी है, चाहे तो मार्केट में जाए, चाहे तो अपने खेत से उठवा ले। एब्सोल्युटली ठीक। और दूसरी बात, हाँ। देखिए जो बात अभी कही थी, मैंने बात बहुत अच्छी, और मुझे लगता है चर्चा में पहले आ जानी चाहिए। ये सुविधा है किसान के लिए, मतलब जो सेलर है जिसने अपना माल बेचना है, दूसरा वो व्यापारी जो वहां रजिस्टर्ड है जिसने माल खरीदना है। अब अगर व्यापारी चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड करूं, मैं हरियाणा की बासमती के अलावा मैं जो केरला में चावल हो रहा है या तमिलनाडु में जो चावल हो रहा है, मैं उसकी मार्केट यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ, वो भी वहां से माल खरीद के अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सकता है। ये फायदा व्यापारी का। और किसान का फायदा ये है कि जहां पहले 10 लोग आके उसकी बोली लगाते थे बासमती की, अब 2.25 लाख लोग बोली लगाएंगे, उसको दाम ज्यादा मिलेंगे। इस फायदे को हमें देखना चाहिए, ठीक है सर, उस चीज को यूज करना चाहिए। ठीक है सर। गर्ग साहब एक फाइनल कमेंट में ले रहा हूं सभी से, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। राकेश जी। मैं उम्मीद तो ये थी कि जो भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, जितने लोगों से अभी तक हम मिले, प्रवीण जी बड़े बुद्धिजीवी और बड़े इंटेलिजेंट आदमी, तो मुझे उम्मीद थी कि हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और ये हमारे प्रश्न बाकी रह गया मेरे प्रभु, बैठे उनके प्रश्न बाकी रह गया आपका, वो दोबारा पूछ लो। प्लीज 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 प्लीज, बड़े भाई पीछे मत बोलिए, बड़े भाई पीछे मत बोलिए। और जो एक सवाल आपने कहा ना कि नोटबंदी और जीएसटी, उसके बाद 2019 का आपने चुनाव लड़ा और जीता, अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, अगर एक बार भी आपने जीएसटी या नोटबंदी के मुद्दे पर वोट मांगे हो, आप भूल गए उस बीच में पुलवामा भी हुआ था। लेकिन चलिए वो इतिहास की बातें मैं दोहराना नहीं चाहता। सरकार के लेकिन सरकार जब बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्रवीण जी आप सुन लीजिए ना, बोलिए। और अभी जो ये आड़तियों की बातें चल रही है, ठीक है, ये सारे सवाल हमने भी आपके सामने रखे, आड़तियों ने भी आपके सामने रखे। हमारा प्रवीण जी आपसे ये निवेदन है, इन आड़तियों को बुलाइए, इनकी मुलाकात कृषि मंत्री से करवाइए, मुख्यमंत्री जी से करवाइए, इनकी जो शंकाएं और सवाल है उनका जितना शीघ्र हो सकते हैं निराकरण कर दीजिए। और अभी जो मंडियों की आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने भी किसी आड़ती से बात की, वो बताए कि जब गेट पास बनते थे, ये व्यवस्था लागू होने से पहले, तो सिर्फ गेट पास बनाने के अंदर 3-3, 4-4 किलोमीटर की लाइन लग जाती थी। सिर्फ गेट पास बनाने के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं थी। और अब जब ये ई पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड करेंगे, गेट पास बनेगा, वो अपनी किसान अपनी फसल लेकर आएगा, मतलब उसके बाद वो लाऊ कर, तो ये 30 से 40 किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। और अगर कोई छोटा किसान कोई 10 क्विंटल धान लेकर आ रहा है, कोई 15 क्विंटल धान लेकर आ रहा है, और कोई कर्नाटक वाला अगर उसको व्यापारी खरीदना चाहे और उसने उसके खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो कर्नाटक से रोहतक की ये लिफ्ट कैसी होगी, ये लिफ्ट कैसे किया जाएगा। और अंतिम जो बात है केशव जी, इस खेल के पीछे के खेल को समझिए। एमपी के अंदर भी यही खेल खेला जा रहा है और ये अब प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। ये बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये सारा व्यापार, ये सारा अनाज देने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये उद्योगपति विलन थोड़ा है, खत्म किए जाने अगर देश का उद्योगपति किसानों को फायदा पहुंचा दे तो क्या बुराई है इसमें? उद्योगपति विलन थोड़ी ना है। समय देना ना, इनको समय दो बोलने। मैं काउंटर कर रहा हूँ, ये मैं काउंटर कर रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि उद्योगपति विलन थोड़ी ना है। अगर उद्योगपति फायदा दे रहा है किसानों को तो देने दीजिए। केशव जी मैंने विलेन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने कहा कि आपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो थोड़ा सा भाव वैसा हो गया जिसे मैं समझना चाह रहा हूँ। नहीं केशव जी भाव मत पकड़िए, सिर्फ शब्दों को पकड़िए। आप भाव पकड़ रहे थे ना, आपने कहा था कि मैं इनका बिहाइंड मन की बात बता रहा हूँ। भाव पकड़ेंगे तो पूरी इस डिबेट का भाव ये निकलता है कि अत्रे साहब 1 घंटे बैठने के बावजूद कोई आड़तियों की समस्या को हल करने का आश्वासन अभी तक नहीं दे पाए। नहीं सर, डिबेट पे आश्वासन नहीं होता है, आश्वासन वो ऑन टेबल बैठकर होता है। ये डिबेट तो अपने अपने विचारों को रखने का पैमाना है। हम ऐसा न कोई दावा नहीं करते कि यहाँ से समाधान निकलेगा सर। चलिए ठीक है गर्ग साहब, समय की थोड़ी सी पाबंदी है ना, मुझे सभी से समस्या आप समझा, ठीक है, समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है सर, इन आड़तियों की समस्या का निराकरण होना चाहिए। रेडू साहब बहुत जल्दी से प्लीज, समय बहुत कम है आज। हाँ
हाँ, देखिए अभी इन्होंने कहा कि पहले भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा लागू किया गया था, वो उसमें आज भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रजिस्ट्रेशन करने में उसको बेचने में परेशान है। आज भी किसान जो है ना ट्रॉली अनाज की लेकर के आता है और उसको गेट रेड्डी साहब सॉल्यूशंस पर आइएगा, 10 सेकंड दे पाऊंगा मैं केवल सॉल्यूशन समाधान पर, प्लीज जल्दी से। और हाँ, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान आज भी परेशान है। और दूसरी बात अभी इन्होंने की कि सरकारी एजेंसियां हैं, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो देखिए खुद ही उलझे हुए हैं प्रवीण जी। ठीक है सर, तो कहते हैं मैंने सरकारी एजेंसी है भाई, कहने नहीं कहा रेणु जी। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज मेरे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, फिर गेस्ट रह जाएंगे ऐसे। रामस्वरूप जी जल्दी से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज रामस्वरूप जी फाइनल कमेंट। मेरा ऐसा है केशव जी कि निश्चित तौर पे जो है इसमें सरकार की भी एक इस पॉलिसी के ऊपर और जिस तरह की जो व्यवस्था बनाई गई है उसके ऊपर एक सामंजस्य के साथ में बैठ करके और आड़ती जो टीम है उनके साथ में एक निर्णायक डिसीजन पे पहुंचे और जिसमें किसान हितों को ध्यान में रखते हुए, आड़तियों के हिसाब उनका ध्यान रखते हुए और जहां पे भी जो इससे संबंधित जो फायदेमंद हैं वो कार्रवाई की जाए और इसमें जो एक संशय की जो भावना है उसको दूर किया जाए और किसानों के जो व्यवस्था है, पैसे की जो व्यवस्था है उसको एक तरह से निश्चित तौर पे सेट किया जाए कि उसके अंदर किसी तरह का कोई दोहराई नहीं है कि उसके अंदर कोई नुकसान होगा। सुशील जी फाइनल कमेंट जल्दी से। पूरी डिबेट का एक ही निष्कर्ष है कि हमें आड़ती भाइयों से मुलाकात करके सरकार के प्रतिनिधि को तभी इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, डिबेट्स में समाधान नहीं कर सकते। डेफिनेटली ठीक है। रजनीश जी अगर आप कनेक्टेड हैं तो फाइनल कमेंट चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगा त्रेजी से कि अगर ई नेम इतना अच्छा है कि तमिलनाडु केरला का व्यापारी यहाँ से जीरी ले सकता है तो हरियाणा पंजाब का सिस्टम तो मंडी का बहुत अच्छा है। ये यूपी में और बिहार में जहां मंडी सिस्टम नहीं है, खराब है, वहां से किसानों को क्यों नहीं फायदा पहुंचाते अगर इनके हिसाब से इतना अच्छा है तो। ठीक है अत्रे साहब जल्दी से फाइनल कमेंट। रजनीश जी ये पोर्टल पूरे देश के किसानों के लिए बना है, इसीलिए इसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये पूरे देश के किसानों के लिए बना। एक भाई ये कह रहा था कि रोहतक से आगे कैसे कितना किसान अपलोडिंग होगी, एक्चुअली कांग्रेसियों को पता ही नहीं है कि देश के अंदर किसान ट्रेन के नाम से ट्रेनें चलती है। इनको पता नहीं है कि जहाज तक चल रहे हैं कृषि प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनके क्योंकि कांग्रेस ने कभी सोची नहीं दिया बात। अब ये कह रहे थे बड़े उद्योगपति। देखिए चलिए ठीक है सर, मैं एलिगेशंस पे नहीं आ रहा। मैं अत्रे साहब जल्दी से रिएक्शन उस बात के ऊपर कि मुलाकात कब कर रहे हैं, बातचीत कब हो रही है आड़तियों के साथ, बातचीत ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ, ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। रेडू साहब प्लीज, रेडू साहब प्लीज, ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। अत्रे साहब बातचीत कब कर रहे हैं आड़तियों से, बातचीत केशव जी अत्रे साहब को कहिए कि आपके चैनल के ऊपर आड़तियों की और सरकार की मीटिंग फिक्स करने का समय तय करें। जिक्र हम कर रहे हैं ये अंतरे जी ने किसी बात से पूछिए कि ये आड़तियों की और सरकार। चलिए ठीक है सर, मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है, माफी के साथ मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है, माफी के साथ मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रवीण जी, राकेश जी, रेडू साहब, सुशील जी, डॉक्टर रामस्वरूप जी, रजनीश जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।